हम एसएसटी में इतिहास का पोर्शन कर रहे थे। इतिहास में हम पहला लेसन शुरू कर चुके थे। हमारा पहला लेसन था फ्रांसीसी क्रांति। हम इसी कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, हम आगे क्वेश्चन करेंगे। हमारा 5th क्वेश्चन है कि क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी ज़मीन पर यानी सभी भूमि पर रहने वाले लोगों के लिए अधिकारों के संदेश में नाना नाना होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के अंतर विरोध थे, आपस में विरोध थे। उसमें क्या थे? इसमें कई दोष थे। सबसे पहले क्या था कि इसमें व्यापार तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया था। जो सार्वभौमिक अधिकार यानी सभी लोगों के लिए जो अधिकार दिए थे, उसमें सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसमें व्यापार तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया था। दूसरी समस्या इसमें ये थी कि इसमें सार्वजनिक यानी सभी लोगों की शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया था कि सभी लोगों के लिए शिक्षा अनिवार्य है नहीं है, उनको पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, इसके बारे में कुछ भी नहीं था। तीसरा, इसमें फ्रांस के उपनिवेश, उपनिवेश होता है जो किसी देश के गुलाम देश होते हैं, वो गुलाम देश उस देश के उपनिवेश होते हैं। उसमें काम करने वाले दासों के बारे में कोई उल्लेख न था कि दासों का जीवन कैसा होगा, उसमें सुधार होगा नहीं होगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया था। इसमें नागरिकों को संपत्ति रखने के अधिकार के बारे में कोई वर्णन नहीं किया था। इसमें ये नहीं बताया गया था कि नागरिक संपत्ति रख सकते हैं नहीं रख सकते, कैसे है क्या नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। फिर इसमें मानव के कर्तव्यों के बारे में कोई वर्णन नहीं था। देखो, कोई भी कर्तव्य है जब तक उसमें अधिकार नहीं जुड़ेंगे तो उसके बिना उस कर्तव्य का कोई महत्व नहीं, यानी कर्तव्य और अधिकार आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसमें सभा आयोजित करने यानी कोई बंदा मीटिंग नहीं कर सकता था। संघ बनाने की स्वतंत्रता के विषय में कुछ नहीं कहा गया था, इसमें डाउटफुल था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? यानी कि नेपोलियन का उदय हुआ था, नेपोलियन वहाँ का सम्राट बना था, एकदम उसका उदय कैसे हुआ इसके बारे में कैसे पता चलता है? तो क्रांति के बाद, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो क्रांति के बाद फ्रांस में तो राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता फैल गई, क्योंकि राजा चेंज हो गया तो राजनीतिक अव्यवस्था फैलेगी, तो कोई भी लड़ाई होती है या सत्ता पलटती है तो आर्थिक समस्या तो आती है। इसी कारण फ्रांस में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, यानी कि सत्ता किसको मिलनी चाहिए इसके लिए संघर्ष चल रहा था। तो जल्दी ही नेपोलियन ने अपनी तानाशाही शक्तियाँ प्राप्त कर ली। तानाशाही होता है जिसका कोई जवाबदेह नहीं है, वो किसी के प्रति वो अपने मन की इच्छा पूरी कर सकता है, जैसे मर्जी राजपाट चलाता, उसे कोई पूछने वाला नहीं था। तो उसने जनमत संग्रह करवाया, यानी कि लोगों की राय जानी। तो उसमें 99% मतदाताओं ने नेपोलियन को ही सत्ता के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने कहा कि सत्ता नेपोलियन के हाथ में जानी चाहिए। तो उसने 1799 से 1804 तक उसने कई सुधार किए थे नेपोलियन ने। उनके सुधारों का वर्णन इस पर, एक तो उसने बैंक ऑफ फ्रांस की, यानी फ्रांस में एक बैंक की स्थापना की थी, बैंक ऑफ फ्रांस नाम से। दूसरा, उसने ऐसे उपाय किए जिससे कि मूल्य वृद्धि पर रोक लगी। जैसे देखो, कीमतें बहुत बढ़ रही थी, महंगाई की समस्या से अच्छी अच्छी सरकारें बदल जाती है, तो उस समय उसने मूल्य वृद्धि पर रोक लगा दी। उसने नेपोलियन संहिता, संहिता होते हैं नेपोलियन द्वारा बनाए गए कानूनों की एक पुस्तक थी जिसको नेपोलियन संहिता बोला जाता है। बाद में यही संहिता यानी कि इसके कानूनों से फ्रांसीसी कानून प्रणाली का आधार बनी। 1789 में 1789 में जो चर्च की भूमि को जब्त किया गया था, तो उससे जो विवाद था उसने उस विवाद को भी सुलझा दिया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने एक और जनमत कराई, दोबारा लोगों की वोटिंग कराई, लोग उसके बारे में क्या सोचते थे। तो इस जनमत संग्रह से उसे सम्राट बनाने का अधिकार मिल गया कि अब वो सम्राट बन सकता था। और दिसंबर 1804 ईस्वी में उसने क्या किया, पोप पियस सप्तम था, उसकी उपस्थिति में स्वयं अपने हाथों से अपने सिर पर राज मुकुट धारण कर लिया, यानी खुद ही अपने आप को मुकुट पहना लिया और इस प्रकार उसने अपने आप को वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया था। इस तरह नेपोलियन का उदय हुआ था। ये तो आपके हो गए टेक्सचुअल क्वेश्चन, अभ्यास के प्रश्न पूरे हो गए। आपने कुछ अति लघु क्वेश्चन करने हैं, 10 वो भी करने हैं। सबसे पहले है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में, 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? लुई 16वां। वहाँ का सम्राट कौन था? लुई 16वां। फिर है तीसरी एस्टेट, यानी फ्रांस के अंदर जो तीसरी एस्टेट थी उसके द्वारा राज्य को दिए जाने वाले कर का क्या नाम था? उसको टाइल, जिसको टेली भी बोलते थे। रूसो वहाँ का एक महान राइटर हुआ है, उसके द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताना है। इंग्लिश में बोलेंगे तो हम द सोशल कंट्रैक्ट, और हिंदी में बोलेंगे तो उसको हम सामाजिक समझौता भी कह सकते हैं।
फिर एक और लेखक था मॉन्तेस्क्यू था, उसने किस राज्य की रचना ग्रंथ की रचना की थी? द स्पिरिट ऑफ द लॉज यानी कानून की आत्मा का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी एंटोइनेट कौन थी? वो फ्रांस का जो राजा लुई 16वां था उसकी पत्नी थी। फिर है फ्रांसीसी क्रांति के 3 प्रमुख सिद्धांत क्या थे? यानी फ्रांसीसी क्रांति हुई इसी बात पे थी कि वहाँ पर समानता आएगी, स्वतंत्रता लाई जाएगी और बंधुत्व भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा। तो इन 3 बातों पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुई 16वें को मृत्युदंड कब दिए गए थे? तो 1793 1793 ईस्वी में। फ्रांस में आतंक का राज्य लगभग कितने वर्ष तक चला? 1 साल तक चला था और वो 1793 से लेकर 1794 तक लगा था। फिर फ्रांस के आतंक राज्य किसने नेतृत्व में स्थापित हुआ? जो फ्रांस में आतंक का राज्य था वो रोबेस्पियर के नेतृत्व में स्थापित हुआ था। तो आपने ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो अभ्यास वाले हो गए ये भी लिखने हैं, और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अति लघु क्वेश्चन भी आपने अपनी फेयर नोटबुक पर लिखने भी है और इनको अच्छे से याद भी करना है। ओके।